बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और जिसे कहते हैं ना सीजन्स ग्रीटिंग्स, इसलिए कि मौसम की पहली बारिश जो है, सर्दियों की पहली बारिश आप सबको मुबारक हो जहाँ जहाँ पे हुई है। जहाँ जहाँ पे हुई। आपको आज लाहौर हमारा कैसा लगा है? आज साफ सुथरा लग रहा है भाई। आज तो लाहौर भी वो जो एक धुंध, एक स्मोक की कैफियत थी, उसमें खासा अफाका है। बहुत बेहतर हो गया, बहुत बेहतर हो गया। और मौसम जो है बहुत अच्छा है। सर्दी भी जो है बढ़ती जा रही है। अपना भी ख्याल रखें। और अब एक दूसरे को जो हम देख रहे थे ना कि वो स्वेटर निकाले तो मैं भी स्वेटर निकालूं, वो जैकेट पहने तो मैं भी जैकेट पहनूं, अब पहनना शुरू कर दे, नहीं तो सर्दी लग सकती है। नहीं, किसी को देखने की जरूरत नहीं है। हम जैसे आज वो कह रहे थे कि जैकेटें पहन के फुल टाइम सर्दी को 2-4 महीने तो सर्दी होती है, अब बहुत कम होगी, बहुत कम टाइम रहेगा। अब देखिए ये नवंबर मिड में आ गया और ये पहली बारिश होने के बाद अब हम स्वेटरें और जैकेट्स की बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर तो फुल टाइम सर्दी हुआ करती थी, फुल टाइम। और इस दफा ये कहा जा रहा है कि सर्दी कम दौरानिया ही सही, लेकिन बहुत सख्त सर्दी पड़ने वाली है, शदीद होगी। और जिसे कहा जा रहा था कि खुश्क सर्दी होगी, सो मैंने तो सुख का सांस लिया है जो बारिश हुई। जब जुम्मे वाले दिन यहाँ से निकले हैं और इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुए तो मतलब साथ ही हल्की हल्की बारिश ना, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी बारिश। वैसे भी जो मरकज में पहुंच जाता है ना, इस्लामाबाद की हदूद में पहुंच जाता है, उसकी हवा वैसी बड़ी जो अच्छी हो जाती है। नहीं, वो वहाँ की आबो हवा अच्छी है लाहौर वालों, मान लो इस चीज़ को। मानते हैं हम। आपने बहुत दरख्त ना लगा के बुरा हाल किया हुआ है, सो हमें दरख्त ज़्यादा लगाने चाहिए। और अब हम चलेंगे टॉप स्टोरीज की जानिब। बल्तिस्तान का इंतखाबी मार्का, तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। 8 नशिस्तें जीतकर सरे फहरिस्त तमाम 23 हल्कों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार 7, पीपल्स पार्टी 4 सीटें हासिल करने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून 2 और MWM की 1 सीट हासिल कर सकी। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां कब्ल अज़ वक्त दी जाएंगी या नहीं, फैसला आज हो जाएगा। 24 घंटों में 32 अफराद जान की बाजी हार गए। 2443 नए केसेस भी रिपोर्ट। कश्मीर में ज्यादती का शिकार होने वाली बच्ची अलीशा के जिस्म में इन्फेक्शन हो गया। एंटीबायोटिक से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मेडिकल टीम बच्ची के जख्मों का आज दोबारा मुआयना करेंगी। PSL मुकाबला फाइनल कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। चौको छक्कों से सजा फाइनल मार्का मंगल को होगा। क्रिकेट लवर्स का जोश व खरोश उरूज पर। तो जी जनाब, ये तो थी टॉप स्टोरीज, लेकिन हम जो है ना प्रोग्राम का आगाज करेंगे फराह भुट्टो खानदान में। कई बरसों के बाद ये खुशी की घड़ी आई। हाँ, और जो मुझे अच्छी बात लगी ना, अगर आपने वो कार्ड देखा हो जो कि सोशल मीडिया पे वायरल है, उसमें इनविटेशन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की तरफ से लिखा है, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इनवाइट्स, और फिर उन्होंने लिखा है टू द जो भी एंगेजमेंट सेरेमनी ऑफ बख्तावर। नीचे क्या लिखा है? डॉटर ऑफ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद एक और अच्छी चीज़ लिखी है। उन्होंने कहा कि जी कि आपने SOPs का पूरा ख्याल रखना है। अगर आपने ये मंगनी की तकरीब में आना है, एक दिन पहले आपने अपना कोरोना टेस्ट करवाना है, टेस्ट करवा के रिपोर्ट भेजनी है, और फिर वहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स नहीं लेके आने। एक तो चले सिक्योरिटी मामला हो सकता है, लेकिन मुझे दूसरा पता क्या लग रहा है कि जब लोग सेल्फी लेने लगते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे फोटोग्राफर्स मौजूद हैं वहाँ पर, बिलावल हाउस के फोटोग्राफर्स होंगे, वो तस्वीरें बनाएंगे और आपको देंगे भी। सो इसका मतलब है वो जो एक समाजी फासला है कि 6-7 फुट का फासला मेंटेन करना, उसका भी ख्याल रखा जाएगा। क्या ही बहुत अच्छी बात है ये जो SOPs जारी किए गए। फिर उन्होंने कहा कि लेटेस्ट टेस्ट चाहिए कोरोना का, आपने जो कोरोना का टेस्ट करवाना है वो हमें रिपोर्ट भेजनी है ताकि आप कोरोना नेगेटिव हैं। ये सब इसलिए है ताकि हम सब जो है इस खुशी में शरीक हो सके। ये एक बहुत अच्छा, जिसे कहना चाहिए ना, एक मिसाल तय की है, इस वक्त इस्टेब्लिश की है भुट्टो ख़ानदान ने, जिन्होंने कि अपनी सेरेमनी को मौसम के मुताबिक और जो पेंडेमिक है उसके मुताबिक कस्टमाइज़ किया। लेकिन अगेन मैं वापस आऊँगी इस बात पे, मुझे
सबसे अच्छी बात ये लगी कि डॉटर ऑफ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, इसलिए कि ये जो एक बाप का प्राइड होता है ना कि मेरी बेटी, औलाद पे बाप अपना प्राइड नहीं गिव अवे करता, तो उन्होंने जिस तरह से बीबी को याद रखा और शरीक किया, ये एक कमाल बात। और अमेरिका में मुकीम हैं, ताजिर हैं यूनुस चौधरी, जिनके बेटे महमूद चौधरी से उनकी मंगनी तय पा गई है। हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं बख्तावर भुट्टो ज़रदारी साहिबा के लिए। और ये जो दावतनामा था, ये बेहतरीन दावतनामा इसलिए था कि दिखाया गया कि हम तकारीब कर सकते हैं, लेकिन उसमें SOPs का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। फ़रा बड़ी जगह पर वो ये इंतज़ाम कर रहे हैं, बड़ी जगह पर कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी SOPs पर अमल दरामद करना कितना ज़रूरी है, ये हमें इस इन्विटेशन से पता लगता है। करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और हमजा, काश के ये ख्याल जो है ना, ये हम जलसों में भी रखें। काश के ख्याल जो है ना, ये हम अपनी आम जिंदगी रखें, इसलिए कि ये सिर्फ एक इवेंट और शादी तो बहुत अच्छा है कि उसमें उन्होंने एक प्रोटोकॉल को, एक SOP को फॉलो किया है, लेकिन आम जिंदगी में यही हम सबकी गलती है ना, हम समझते हैं किसी जगह पे कर लिया और बाकी जगहों पे ना किया तो उससे फिर हमारा मकसद हल हो जाएगा, जबकि ये इस वक्त खौफनाक मर्ज है और वबा जो है पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले। और अब बात कर लेते हैं कि काफ़ी जलसे किस वजह से हुए थे उस इलेक्शन की। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से आपको बताएं कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ 8 नशिस्तें जीत कर सरे फहरिस्त है। यानी गिलगित बल्तिस्तान ने अपनी रिवायत बरकरार रखी है कि जो हुकूमती पार्टी होती है वही वहाँ पर इक़्तिदार में आती है। 7 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है। पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई है, मुस्लिम लीग नून 2 और MQM 1 नशिस्त जीत सकी है। बिल्कुल ऐसी है। और 24 में से ये 23 हल्कों में अवाम ने अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए वोट डाले हैं। बुजुर्ग शहरी जो थे वो बड़ी तादाद में बाहर निकले और कौमी फ़र्ज उन्होंने अदा किया है। रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ है। इतनी ज़्यादा ठंड थी, फिर भी आप देखें कैसा जोशो खरोश था, अपना वोट डालने के लिए बाहर निकले लोग। और उसकी वजह ये कि यहाँ के जो लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो अपने हक़ खुद इरादियत के लिए, अपने सूबाई जिसे कहना चाहिए तशख़्ख़ुस के लिए, और फिर उसके बाद अपनी हुकूमत के लिए बड़े जिसे कहना चाहिए एक्टिव भी हैं और वोकल भी हैं। वो चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हों। बहुत सारी मुश्किलात आई, सख्त सर्दी थी, बर्फबारी थी, बारिश थी, बहुत सारी जगह जो है वो रेड, उन्हें वो सिक्योरिटी अलर्ट था उनके ऊपर, लेकिन इसके बावजूद अवाम का जोशो खरोश जितनी था। रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ। पोलिंग शुरू होने से कबल ही शहरियों की बड़ी तादाद वोट डालने के लिए पहुंच गई थी और लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। ये मेरा ख्याल है हम सब लोगों के लिए जो बाकी इलाकों में शहरों में होते हैं और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, एक मिसाल है। और अस्तौर में बर्फबारी हो रही थी और उसके बायस वोटर्स को मुश्किलात का भी बहुत सामना रहा और कई इलाकों में अमला भी टाइम पे नहीं पहुंच सका था कि बर्फबारी थी। इलेक्शन का अमल जो था वो पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुआ। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। गिलगित बल्तिस्तान के 24 में से 23 हल्कों में शहरियों ने वोट डाले। एक उम्मीदवार का इंतकाल हो गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार थे, जिसलिए एक हल्के में इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज का उन्होंने कहना था कि मुश्किल मौसमी हालात में अवाम बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए बाहर निकले, वो उनको सलाम पेश करती है। इसी तरह से हुआ कि कल हमने देखा और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टॉप पर नज़र आ रही है और पीपल्स पार्टी पीछे है। और बात करेंगे इसी हवाले से 90 के नुमाइंदे इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद है। इमरान, अस्सलाम वालेकुम। आपने गुज़श्ता रोज़ सारा दिन इलेक्शन कवर किया है, कैसा माहौल रहा? टर्नआउट आपने कैसा देखा? कितनी सर्दी थी? कैसा जोश था? इलेक्शन का माहौल तो कल आप भी देखते रहे, लेकिन इलेक्शन से एक दिन पहले क्या सूरत हाल थी? यहाँ से में 4 हल्के हैं। इस करदू में मैंने ये देखा कि पोल के आखिरी रोज़ पहले तकरीबन असर के बाद जितना भी ये करदू का शहर है, यहाँ से बाहर से आने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ पर कारोबार करते हैं, जो अपनी छोटे मोटे काम करते हैं या मुलाजमतें करते हैं, वो यहाँ से शहर से बाहर जाना शुरू हो गए, क्योंकि उनका वोट जो है वो करतूस के अतराफ़ के इलाकों में था, किसी और हल्कों में था। तो यहाँ लोग गाड़ियों से शहरों से निकलना शुरू हो गए ताकि अपना जो फ़र्ज़ है अपने हल्कों में जाके, जहाँ उनका वोट है वहाँ अपना जाकर वोट पोल कर सकें। फिर कल का दिन हमने देखा बड़ा जोशो खरोश था। 8 बजे पहले तो पोलिंग स्टाफ पहले ही एक रात पहले ही जो है वो जो DC ऑफिस था उनकी जानिब से उनके जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर पहुँचा दिया गया था कि आप रात भी यहाँ पर गुजारेंगे और सुबह 8 बजे आपके तमाम इंतज़ामात मुकम्मल होने चाहिए। 8 बजे तमाम इंतज़ामात मुकम्मल थे और 8 बजे जब गेट खोल दिया गया पोलिंग स्टेशन का तो लोग पहले ही बाहर लाइनों में इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही गेट खुलेगा पोलिंग स्टेशन का वो अपना जाकर वोट पोल करेंगे। और कतारों में लंबी कतारें यहाँ पर वोटर्स की थी। और ये सिर्फ जो जोश था, जो जज्बा था, सिर्फ जो मर्द हजरात हैं उनका नहीं था, नौजवानों का भी था। बुजुर्ग भी हमने देखे हैं, 70 साल से ज़्यादा भी देखे हैं, 80 साल के भी देखे हैं, जो लाठी के साथ, छड़ी के साथ आए थे, सहारा लेके उन्हें यहाँ पर लाया गया था और अपना वो वोट पोल कर रहे थे। यही हालात हमने जो ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर भी देखे। वहाँ पर भी ख़वातीन जो है वो
बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद रहीं, अपनी बारी का इंतजार करती रहीं। उनके साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे जिन्हें वो घरों में नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन कल का दिन गुजर गया। पोलिंग स्टेशन के बाद 5 बजे के बाद वोटों की गिनती भी होगी और रिजल्ट भी सामने आ चुके हैं कि इस इलेक्शन के बाद गिलगित बिल्तिस्तान की आवाम ने किस सियासी जमात को अपना हुक्मरान जो है वो मुंतखब किया है। बिल्कुल ठीक है इमरान, आप हमें आगाह कर रहे थे गिलगित से, बहुत शुक्रिया आपका। और आपका बैकग्राउंड बहुत खूबसूरत था। मैं मुसलसल वो येलो रंग का दरख्त और उसके पीछे दूर नजर आते हुए साफ पहाड़ जो है, ये वो खूबसूरत नज़ारा है जो हमें पाकिस्तान में कम देखने को मिलता है। लेकिन हमारा ये नॉर्थ जो है गिलगित बल्तिस्तान इन हसीन नज़ारों से खूबसूरत से भरा। पहली बार शायद टॉप प्रायोरिटी थी जो लीडरान थे पार्टी के, उनके लिए गिलगित बल्तिस्तान, इसलिए भी शायद टर्न आउट जो था वो ज़्यादा रहा था और उसको प्रायोरिटी गिलगित बल्तिस्तान को हमें समझना भी चाहिए था। देर आयत दुरुस्त आयत। इस हवाले से अब मजीद बातचीत करते हैं। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर अफजल साहब हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए वक्त दिया। पहले तो बताइए, मुबारकबाद देंगे सबसे पहले तो आपको कि एक पुरअमन और मुनज़्ज़म इंतखाबात का इनेकाद हुआ, मौसम की शिद्दत और तमाम पेंडेमिक की सूरत हाल के बावजूद इंतहाई कामयाब रहा। कैसा रिस्पॉन्स और टर्न आउट रहा आपके ख्याल में आवाम की जानिब से, और कितना मुतमईन है आप इंतखाबी अमल की शफाफियत को लेकर? इंशाअल्लाह ताला आपने मुबारकबाद भी दी, मैं ये मुबारकबाद आपको दे दूं। आप लोगों के ताउन से आप लोग जागते रहे, आप लोग हमें प्राइज करते रहे, मुख्तलिफ स्टेशनों के रिजल्ट्स आपके जरिए हम सुनते रहे, तो मैं बड़ा मुतमईन हूँ। टर्नआउट भी हमारा बड़ा अच्छा रहा है, बावजूद इसके कि कोविड भी है, सर्दी भी है, और सबसे बड़ी जो खुशाइंद बात है वो हमारी फीमेल वोटर्स ने बड़े जोश व खरोश से हिस्सा ले लिया। जी बिल्कुल ठीक। मीर अफजल साहब, ये बताइए कि हारने वाली जो पार्टी होती है उसको खासे खदशात होते हैं, एतराज़ात होते हैं, कोई एतराज़ात भी अभी तक कोई मौसूल हुए? कुछ लोग हैं उम्मीदवार जो एतराज़ कर रहे हो? नहीं, आज़ाद एतराज करने वाले तो मेरे ख्याल में डे 1 से, जब से दुनिया पैदा हो गई आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, ये एतराज़ात तो होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन उनका अल्टरनेट मैकेनिज्म भी बनाया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, अपना इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, बहरहाल हैं एतराज़ात, 1 2 3 एक एतराज़ात बड़े सीरियस हैं, तो जिनका वक्त के साथ इंशाल्लाह एड्रेस हो जाएगा उनका भी। ये भी फरमाइएगा, फाफिन की एक रिपोर्ट आई थी इंतखाबात से पहले कि ख़वातीन वोटर्स हैं उनकी रेशो और उनकी तादाद में कमी आई है, लेकिन टर्न आउट में तो इस तरह का कोई चीज़ सामने नहीं आई। आपके ख्याल में ख़वातीन वोटर्स जो हैं वो कम तादाद में इनरोल हुई या मुनासिब ही थी तादाद? नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं तो समझता हूँ, मैंने खुद टाउन एरिया में गिलगित खास में 4-5 जगहों का मैंने विजिट किया है, फीमेल मेल दोनों का। वहाँ मैंने देखा जितना जोश, जितना वलवला ख़वातीन वोटर्स में था, इतना मर्दों में इतना नहीं देखा मैंने। बिल्कुल ठीक है मीर अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान आला गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ मौजूद थे और यकीनी तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अमेरिका के इंतखाबात जो हैं वो भी कंट्रोवर्शियल हो गए, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात जो है तमाम नामसाइद हालात में, जिसमें पेंडेमिक है, सर्दी है, बहुत कामयाबी से उनका इनेकाद। अफसोसनाक खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। हमारा दिल बड़ा दुखी है ये खबर आप तक पहुंचाते हुए। कश्मीर में ज़्यादती का शिकार होने वाली 4 साला बच्ची अलीशा का हम जिक्र करते रहे आपसे। कराची के कौमी इदारा बराए अमराज अतफ़ाल में वो ज़ेर इलाज है और सरबरा जो हैं इस इदारे के डॉक्टर जमाल रज़ा, उनका कहना है कि बच्ची के जिस्म में इन्फेक्शन हो चुकी है। और कितनी अफसोसनाक और तकलीफ दे बात है, ये इन्फेक्शन जो है इसे एंटीबायोटिक से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बच्ची की तबीयत में बेहतरी आ रही है, लेकिन मेडिकल टीम बच्ची के ज़ख्मों का आज दोबारा मुआयना करेगी। चंद रोज़ कबल नौकरी का झांसा देके कराची से कश्मीर ले जाकर खातून और उसकी 4 साला बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया गया था, जिसमें एक हमें एक अच्छी मिसाल भी हमारे सामने आई थी। वो ASI मोहम्मद बख्श थे जिन्होंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए बच्ची को बाज़ेयाब कराने के लिए अपनी बेटी और बीवी की मदद ली और मुलजिम को
गिरफ्तार करके उसकी निशानदही पर बच्ची को बाज़ेयाब कराया गया। इस वक्त उस बच्ची की तबीयत कैसी है, डॉक्टर जमाल रज़ा साहब के सरबराह हैं कौमी इदारा बराए अमराज़ अतफ़ाल के, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कैसी तबीयत है अलीशा की और क्या पेचीदगी आ रही हैं इलाज में? जी, तबीयत तो उसकी बेहतर है पहले से थोड़ी। अब ये है कि उसका ज़ाहिर है हम इलाज कर रहे हैं, काफ़ी इंजरीज वगैरह हैं, तो वो हम उसके लिए हमारे डॉक्टरों की टीम ने देखा है इनको। उन्होंने आज कल भी मुआयना किया, आज उसको जो भी उसकी लुकाफ्त हो रही है वो कर रहे हैं और एक्सप्लोरेशन होगी और फिर उसके जो वूंड है उसके हिसाब से मजीद उसकी ट्रीटमेंट का प्लान किया जाएगा। बिल्कुल सही। ये भी फरमाइएगा कि आमतौर पे ये बच्चे जो हैं फिजिकल इंजरी से तो रिकवर कर जाते हैं, पहले तो ये बताइएगा ये जो फिजिकल इंजरी है इससे रिकवरी में कितना टाइम लगेगा उसे और क्या चांसेस हैं? फिर जो उसके बाद सदमे की, खौफ की या एक कैफियत होती है वो नहीं जाती है, तो उससे निकालने के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा? इस बच्ची को क्या कोई काउंसलिंग भी दी जाएगी, कोई साइकोलॉजिकल हीलिंग के लिए भी इसकी एफर्ट की जा रही है? ज़ाहिर है उसको एक बड़ी शौक की कैफियत है, अभी उसको धीरे धीरे ही इस कैफियत से निकाला जाता है। हमारे पास उसके नफ्सियात के डॉक्टर हैं जो उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं और उन्होंने इब्तदाई उससे जो इंटरव्यू वगैरह है वो किए हैं। तो बाकी फिर वो वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है बेहतरी आएगी और उसका भी प्लान बना जाएगा तो उसको साइकोलॉजिकली जी ठीक है। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ऐसे वाक़यात की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है, आप बतौर माहिर सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं, कैसे काबू पाया जा सकता है ऐसे मामला पर? देखिए, तो बड़ा पेचीदा मामला है क्योंकि ये ज़ाहिर है इस तरह के लोग इस तरह के नफसियाती मरीज होते हैं तो उनको ज़ाहिर है और कानून की गिरफ्त से ही वो काबू में आते हैं, तो कानून की गिरफ्त सख्त करने की ज़रूरत है कि ताकि और अगर उसके पीछे कोई मुहर्रिकात है या कोई गिरोह काम कर रहा है तो उनको पकड़ने की ज़रूरत है और इनको सजाएं इस किस्म की दी जाए कि जो लोगों को इससे खौफ हो कि भाई अगर कोई इस तरह का वाक़या में इन्वॉल्व होगा तो फिर उसको सजाएं दी जाएंगी। तो ये ही एक तरीका है जिससे इनको डिटर किया जा सके, रोका जा सके इस तरह के इक़दाम करने से। जी ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। भाई ये बहुत अफसोसनाक है और ये बहुत बारबैरिक है, इसलिए कि एक छोटी मासूम बच्ची जो है वो भी दरिंदगी से महफूज है। और ये एक अलीशा नहीं है, ये पे दर पे बहुत सारी अलीशाएँ हैं। कभी उस अलीशा का नाम ज़ैनब हो जाता है, कभी उस अलीशा का नाम जो है वो कुछ और हो जाता है, लेकिन हम हर रोज़ इस तरह के वाक़या देख रहे हैं और इनमें इजाफा भी देख रहे हैं। इजाफा होता जा रहा है। अब ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं इसलिए कुछ बात इन पर ज़्यादा की जा रही है और कई ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं। पता नहीं क्या रवैये हमारे हो गए हैं फरा इस हवाले से, और पता नहीं हम किस तरफ है। खौफ आता है जब आप इस तरह की कोई ख़बर सुन लेते हैं और आप परेशान खुद हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे माशरे के अंदर। अच्छा चलें, अब हमने आपको अपडेट किया इस सूरत हाल के बारे में। हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह ताला अलीशा को सेहत याब करे, आमीन। एक जैसे कहना चाहिए ना, एक ज़रा रिफ्रेशिंग खबर की तरफ भी लेके चलते हैं। पेशावर जिसमें यूसुफ खान, जिनको लोग दलीप कुमार के नाम से जानते हैं, उनके आबाई घर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तहवील में लेकर उसे बहाल करने का ऐलान किया। बिल्कुल, और उसी इलाके में राज कपूर साहब की हवेली भी है और उसका भी ऐलान किया गया था कि उसको बहाल किया जाएगा। केपी हुकूमत ने दोनों तारीखी घरों को कौमी वर्सा करार दिया था और इनकी फरोख्त पर तो पाबंदी लगा दी थी, लेकिन उनकी हालत अभी तक बेहतर बनाने का काम रुका हुआ है। दोनों घरों के बारे में जानते हैं हमारे पेशावर के नुमाइंदे ज़ीशान काका खेल से। जी हमज़ा और फ़रा, बहुत शुक्रिया। आज हम आपको दो तारीख़ी घर की सैर कराएंगे और आपको बताएंगे कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि जो 100 साल से ज़्यादा तारीख़ी घर है और वो ऐसे घर है जो पूरे बरसग़ीर में उनका एक अपना नाम है, दिलीप कुमार और राज कपूर, जो न सिर्फ पाकिस्तान में जाने जाते हैं, वहाँ हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, बल्कि पूरे बरसग़ीर में उनका एक अलग मकाम है। इस वक्त मौजूद है राज कपूर हवेली में। इस हवेली पर जो है 1918 में काम शुरू हुआ। 4 साल के मुसलसल काम के बाद 1922 में ये हवेली तामीर हुई। 1924 में यहाँ पर जो है राज कपूर पैदा हुए और उसके बाद जो है वो यहाँ पर रहे। वक्तन फ़वक्तन इस घर को मुख्तलिफ लोग ख़रीदते रहे और 1968 में इस घर को जो है एक आम शख्स ने ख़रीदा और उसके बाद जो है अब तक उसके पास ये घर है और ये उनकी मलकियत है। हुकूमत ने इसकी तारीख़ी अहमियत को देखते हुए फ़ैसला किया था कि इस घर को दोबारा तामीर किया जाए और 2012 में ये फ़ैसला हुआ
कि इसको तारीखी विरसा करार देकर जो है इस पर काम शुरू किया जाए। अब जो है हुकूमत ने फैसला किया है कि इस पर काम शुरू होगा और उसके बाद खतीर रकम भी इसके लिए मुख्तस किया गया है और काम के बाद जो है इसको तारीखी विरसा करार दे दिया गया है और तारीखी विरसा करार देने के बाद इसको प्रिजर्व किया जाएगा, इसकी असर नौ बहाली की जाएगी और इसको एक म्यूज़ियम बनाकर सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है ज़ीशान, आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे जो लोग यहाँ पे रहते रहे होंगे वो क्या कहते होंगे कि हम राज कपूर के घर में रह रहे हैं, हम ये वो घर है जहाँ पे दिलीप कुमार रहा बिल्कुल ऐसी फरा। आप हॉस्टल में चले जाए ना, किसी हॉस्टल में, वहाँ पर कोई ऐसी पर्सनैलिटी उस कमरे में रही हो तो वो अलग ही बात होती है। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब अपनी मादर इल्मी FC कॉलेज का दौरा किया तो वो उस कमरे में गए और उस बच्चे से मुलाकात की जो उस वक्त उनके हॉस्टल वाले रूम में रह रहा था। मैंने आपको बताया नहीं कि मियां दम में जब मैंने विजिट किया था तो मैंने क्वीन विक्टोरिया वाला जो रूम, जो कि अभी भी वहाँ पर, आप भी जाएं तो आप भी उसमें रह सकते हैं और यू कैन फील लाइक कि वहाँ पर जब क्वीन विक्टोरिया रुकी होंगी तो क्या फील होगा, क्या एहसास होगा। सो बहुत सारी चीज़ों की एक आर्काइवल वैल्यू होती है, उनकी हिस्टोरिक वैल्यू होती है। ब्रेक के लिए हमें रुकना है और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बर्दाश्त और रवादारी का दिन मनाया जा रहा है और जो कम होता जा रहा है हम लोगों में उसी का दिन नहीं, मैं कहता हूँ कि कम होता जा रहा है क्योंकि मैं तो बहुत रवादारी से पेश आता हूँ ना फरा से, और फरा मुझे बहुत बर्दाश्त करती हैं, तो कम होता जा रहा है। अगर हम अपने मुआशरे में नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि हम बहैसियत कौम बर्दाश्त और रवादारी भूलते चले जा रहे हैं। दिन ब दिन जो चीज़ें हैं वो ख़राब होती जा रही हैं। कोई लड़ाई हो जाए, सड़क के ऊपर आप किसी को ओवरटेक करें, वैसे तो आपको करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप करें तो दूसरा जो है फौरी लड़ने को आ जाता है। और ये एक ऐसा रवैया है जिससे ज़िंदगी के हर मामले को मुतासर किया। हम ट्रैफिक की बात करें, हम ज़िंदगी के किसी और मामूल की बात करें, हम हर जगह पे देखते हैं कि अदम बर्दाश्त का जो रवैया है ये हमें मुख्तलिफ मसाइल में उलझाता है, जिसकी वजह से ज़हनी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, जिसकी वजह से हम अपने अंदर उलझाव का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से झगड़े तो बढ़ते ही हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारी डिवीज़न मुआशरे में जो है एक इंतशार, एक बदअमनी, एक जिसे कहना चाहिए बेसुकूनी की कैफियत जो है पैदा होती है, जिसका वो शख्स भी शिकार होता है। खुशियाँ भी जो बढ़ती जा रही हैं, क्या ये भी एक वजह है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और इस वजह से? मेरा ख्याल है कि हम इस हवाले से अपनी जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हमारी माहिर नफ्सियात मौजूद रुहमा अस्लम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अदम बर्दाश्त और ये जिसे कहना चाहिए ये क्या है, ये क्यों पैदा होता है? इज दिस इलनेस, ये कोई रवैया है, कोई बीमारी है? ये एक साइकोलॉजिकल इशू है। अदम बर्दाश्त या इंटॉलरेंस एक साइकोलॉजिकल इशू है। जब आप इसका शिकार होते हैं तो आपकी सोचने समझने की सलाहियत मुतासर होती है, आपके रवैये नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं। सो ये एक साइकोलॉजिकल इशू है बेसिकली। और ये अराइज कहाँ से होता है, इसकी डिफरेंट वजह हैं। एक अभी 2017 में एक रिसर्च हुई थी पाकिस्तान में, क्योंकि अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसकी क्या वजह है? उसमें देखा गया था कि एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म नंबर 1 कॉज है। फिर पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स, हम एक सियासी जमात से मुंसलिक होते हैं, एक सियासी जमात वाला दूसरे सियासी जमात वाले की बात ही नहीं सुनना चाहता, तो एक ये वाली चीज़। और एक सोशल इनजस्टिस हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, एजुकेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, जॉब्स की। तो ये 3-4 वजह हैं जो बहुत ज़्यादा अदम बर्दाश्त का बायस बन रही हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, कोरोना के दिनों में आपने कितना देखा कि लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोग परेशान थे, बच्चे घरों के अंदर थे, क्या बच्चे भी कुछ डिप्रेशन का शिकार हुए हैं इस दौरान? एग्जैक्टली, बच्चों में भी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं और कोरोना की वजह से बच्चों में, बड़ों में, सब में साइकोलॉजिकल इश्यूज बढ़े, सिग्निफिकेंटली रेज। ये तो इंटरनेशनली देखा गया है। उन्होंने कहा कि 40 to 50% रेज होगा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में आफ्टर कोरोना। बल्कि ये तो रिपोर्ट भी आई है कि जो सेहतियाब होने वाले 90% होते हैं ना मरीज, उनमें से 20% ऐसे होते हैं जिनको अगले 90 दिनों के अंदर, यानी जो सेहतियाब हो गए उनमें से 20% 90 डेज के अंदर जहनी मसाइल का शिकार हो। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन हम अदम बर्दाश्त और जहनी मसाइल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई जेनेटिक मामला भी है, मैंने देखा है जिन लोगों के घर में ही होता है ना। इसमें इसका बहुत ज़्यादा लिंक है साइकाइट्रिक इश्यूज से, जैसे डिप्रेशन। उसमें एक एजिटेटेड डिप्रेशन होता है जिसमें आप दूसरे की बर्दाश्त नहीं कर सकते।
सकते। इस तरह बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ जाता है बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर में, स्किज़ोफ्रेनिया वाले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो डिफरेंट साइकाइट्रिक इश्यूज़ के साथ भी अदम बर्दाश्त लिंक करता है। और एक ये रवैया भी हो सकता है जिसमें बहुत सारे, जैसे बात की, कुछ ये फैक्टर्स हैं। प्लस हमारे यहाँ एक चीज़ है कि हम बहुत ज़्यादा कंपैरिजन्स में रहते हैं। हमारे एज ए पेरेंट्स हम बच्चों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, देखो वो बच्चा कितना आगे चला गया है, आप उस बच्चे ने इतना स्कोर किया, आपने नहीं किया। टीचर्स बच्चों को कंपैरिजन करते हैं। फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है ना, तो उसने ये कंपैरिजन्स अपने आसपास देखे होते हैं, सीखे होते हैं, तो वो भी आपस में एक दूसरे से, उसको ये चीज़ अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे क्यों नहीं मिली, तो फिर फ्रस्ट्रेशन आती है। क्या करें? हाँ, ये हल कैसे होगा? ये मसला अब तो कंपैरिजन नहीं करना। एज ए पेरेंट हमें अपने बच्चों का कंपैरिजन नहीं करना। एज ए टीचर हमें बच्चों को आपस में कंपेयर नहीं करना। एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, एवरी किड इज़ डिफरेंट, एक डिफरेंट सलाहियतें होती हैं, तो हमने आपस में बच्चों का कंपैरिजन नहीं करना। अगर एक शख्स, फर्ज किया मैं अदम बर्दाश्त का शिकार हूँ, तो जो शख्स उसका शिकार हो उसे कैसे बेहतर करना है? और अगर एक शख्स कोई घर में है या दफ्तर में है, तो बाकी लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं कि उसका ये रवैया बेहतर होता जाए? अच्छा, उसमें सबसे पहले तो हमें अपने अंदर टॉलरेंस कैसे ला सकते हैं? हमें देखना चाहिए कि हमें दूसरों की वैल्यूज़ को, दूसरों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करना है। हम जिस तरह का हमारा ओपिनियन है किसी चीज़ के बारे में, वैसी दूसरे का ओपिनियन नहीं हो सकता। हमें उस पर इन्फोर्स करना। और अगर हम इसको हेल्प आउट नहीं कर पा रहे अपने आप को, कि हम नहीं किसी की बात एक्सेप्ट कर पा रहे और हमें बड़ा ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो हमें फिर इवैल्यूएशन करानी चाहिए कि ऐसा क्यों है, किस वजह से हमारा रवैया इतना ज़्यादा अदम बर्दाश्त हम में आई हुई है। तो डॉक्टर साहब, आखिर में ये बता दें कि जो हमारा टॉलरेंस लेवल है वो मेहरान वाले का चिंची वाले के लिए और होगा, प्राडो वाले के लिए और होगा, तो ऐसा क्यों है? हमें समझ तो आती है कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हम प्राडो वाला हो वो हमें ओवरटेक करें, हम बर्दाश्त कर जाएंगे, चिंची वाले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये हमें अपने आप में ही चेंज ला जरूरत है। ऑफ कोर्स हमें पता है कि जो हमारी बात सुन लेगा हमने गुस्सा उसी पे निकालना है, जो बात नहीं सुनेगा, जो हमसे ऊपर है, हैसियत में ऊपर है, उस पर हम गुस्सा नहीं निकालते। तो ये चीज़ हमें ख़ुद में लेके आनी है कि हमें दूसरों के बारे में बर्दाश्त पैदा करनी है। और इसमें एक मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी बहुत एक कहना चाहूँगी कि देखें, जिस तरह हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जलसों में एक दूसरे के खिलाफ एब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करती हैं, इसी तरह उनके जो फॉलोअर्स हैं, क्योंकि उनकी बात बहुत इम्पैक्ट कैरी कर रही होती है, वो फॉलोअर्स भी आपस में एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करते। तो वो लोग जिनकी बात बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कैरी कर रही है, जिनकी बात लोग सुनते हैं, उनको सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ इस तरह के रिमार्क्स पास ना करें, कुछ इस तरह की बात ना करें जो मुआशरे में इंतशार का बायस बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारी। और आपने क्या उम्दा बात की हमजा, कि हम जो है ना देखकर अपना गुस्सा निकालते हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का मुझे कॉल याद आ गया कि जो शख्स ताकतवर के सामने झुक जाए और गरीब पे चढ़ दौड़े, तो ये कमीनगी की निशानी है। ये देख लें, ये उनकी एक बहुत बड़ी खसलत की तरफ जो है वो इशारा किया उन्होंने। और यही फिर अदम बर्दाश्त का रवैया जो हमें दिखाई। हम बड़े चालाक हैं, हमें पता है कि हमने कहाँ पे गुस्सा करना है, कहाँ पे हमने गुस्सा नहीं करना। और आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर का फैलाव मजीद तेज होता जा रहा है। 24 घंटों में 32 अफराद जान की बाजी हार गए। 2443 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मजमूई अम्मात 7141 हो गई हैं, जबकि मजमूई तौर पर मरीजों की तादाद 3,56,904 तक पहुँच गई है। और तशवीश की बात यह है हमजा कि बलूचिस्तान में कोरोना वायरस जो है वो बड़ी तेज़ी से उसमें इजाफा देखने में आ रहा है और बड़ी खौफनाक स्पीड है जिसके साथ इजाफा जो है वो रिपोर्ट हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हफ्ते के दिन की अगर बात करें तो सूबे में कोरोना के 754 टेस्ट किए गए, जिसमें से 54 में वायरस की तस्दीक हुई। और सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक हफ्ते को बलूचिस्तान में कोरोना केसेस की शरह 8.6% रही है, जो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से सबसे ज़्यादा है। और 3 रोज़ कबल बलूचिस्तान में कोरोना केसेस की शरह 8.1 थी, जबकि 13 नवंबर को ये 8.8 तक पहुंच चुकी है। और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के तालीमी इदारों में मजीद 11 तालिब इल्मों के कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ चुके हैं। और मुतासरा तालिब इल्मों की तादाद अब 844 हो गई है इस तरह से, जिसके बाद मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से तालीमी इदारे फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा सामने आ रहा है। जबकि इसके हवाले से जो मीटिंग की गई थी
सूबाई वज़रा की, उसमें इस तरह का कोई फैसला नहीं सामने आया था। तो बात करेंगे हम तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की, जो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसमें डिसीजंस होने। अस्सलाम वालेकुम लियाकत शाहवानी साहब, बलूचिस्तान में कोरोना वायरस बढ़ने की शरह मुल्क के दीगर इलाकों से ज़्यादा क्यों है? बाकी मुल्क में तो इन्फेक्शन रेट जो है वो 6 के आसपास है, बलूचिस्तान में तकरीबन 9 हो चुका है। बलूचिस्तान में यूं तो जुलाई से केसेस में डिक्लाइन आना शुरू हो गई थी और अगस्त में टोटल हमारे जो कोविड के केसेस थे वो 8% तक पहुंच गए थे और फिर सितंबर में केसेस जो है अचानक बहुत बढ़ना शुरू हुए। 26,500 से ज़्यादा टेस्ट कंडक्ट हुए सितंबर में, जिसमें 2,715 कोविड के केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट हुए, जो बनते थे 10.2%। तो ये एक अलार्मिंग सूरत हाल थी। फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने पब्लिक से अपील भी किया, हमने SOPs पे अमल दरामद सख्त किया और उसका ये फ़ायदा हुआ कि अगेन अक्टूबर में हमारे केसेस जो है डिक्लाइन की तरफ चले गए और अक्टूबर में हमने 29,600 टेस्ट कंडक्ट किए और जिसमें से सिर्फ 628 केसेस जो है वो पॉजिटिव रिपोर्ट हुए, जो 2.1% बनते थे। तो ये शरह जो है बड़ी इत्मीनान कुन थी। लेकिन उसके बाद नवंबर में केसेस हमारा बढ़ना शुरू हो गए और अब 8 से 9% की शरह से जो है केसेस बढ़ रहे हैं। उसके मुख्तलिफ वजूहत हो सकते हैं। एक तो ये कि PDM का जलसा उस वक्त भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इस खदशे का इज़हार किया था कि SOPs पे अगर अमल दरामद नहीं हुआ, मुल्क के दीगर सूबों से जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त बलूचिस्तान में केसेस जो है बहुत कम थे, दीगर सूबों में बढ़ रहे थे। तो दीगर सूबों से जब लोग आए, कोयटा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ एरिया से भी लोग आए, तो उससे केसेस एक बढ़ना शुरू हो गया। और दूसरा यह है कि लोग जब अक्टूबर में केसेस कम हुए तो एक बेखौफी के आलम में लोगों ने SOPs पे अमल दरामद कम कर दिया। ये भी एक वजह हो सकती है और विंटर सीजन भी। तो ये मुख्तलिफ वजूहत है जिसकी वजह से केसेस बढ़े। जी ठीक है लियाकत शाहवानी साहब, बलूचिस्तान निस्बतन कम गुंजान आबाद है, इसीलिए सवाल उठ रहा है कि फिर भी यहाँ पर इन्फेक्शन रेट इतना ज़्यादा क्यों है? क्या बलूचिस्तान SOPs पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं कर रहा? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में दीगर सूबों की निस्बत आबादी कम है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है और दूर दराज के जो हमारे अजला हैं उनमें अब भी केसेस कम हैं। बलूचिस्तान के 22 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें गुज़िश्ता एक हफ्ते में कोविड का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। 80% जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोयटा के हैं और कोयटा की जो आबादी है कुल बलूचिस्तान की ऑलमोस्ट 20% आबादी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोयटा में आबाद हैं और मुज़ाफ़ात में। तो केसेस यहाँ ज़्यादा बड़े हैं, शहरी इलाका है, ये उसकी एक वजह है। और लोगों ने जो SOPs पे अमल दरामद कम किया तो उससे केसेस बढ़ रहे हैं। अब एक लोगों में एक अगेन एक अवेयरनेस ये इस हद तक ज़रूर मौजूद है कि केसेस बढ़ रहे हैं और केसेस उसी सूरत में कम हो सकते हैं कि जब SOPs पे अमल दरामद किया जाए। एक तो ये है कि आवाम ने भी थोड़ा जो है इस तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। दूसरा ये है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो SOPs हैं हमारे ऑफिस में उसको हमने उसमें अमल दरामद हमने सख्त कर लिया और नो मास्क नो एंट्री का जो हमारा एक फैसला है उसको इम्पोज किया, उसमें अमल दरामद हो रहा है। पब्लिक को हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं पब्लिक से कि वो SOPs का ख्याल रखें। तो सूरत हाल को देखते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो फर्दर हमारी जो डिसीजंस हैं वो हम लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, बॉर्डर भी बिल्कुल साथ है और वहाँ पर अगर ईरान में देखा जाए तो वहाँ पर कोरोना के सियामत में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। क्या ये केसेस बढ़ने की वजूहत में से कोई एक हो सकती है? और दूसरा, अस्पतालों पे कितना बोझ पड़ रहा है? क्या वहाँ पर मरीजों को मतलूबा सहूलियात मिल रही है? क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन रेट है तो उस हिसाब से हमारे पास सहूलियात मौजूद है बलूचिस्तान के अस्पतालों में। देखिए, हॉस्पिटल्स के हवाले से तो ये है कि अभी जो पेशेंट की जो फ्लो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है। एक आध पेशेंट जो है इन अय्याम में वो हॉस्पिटल मुंतकिल किए गए हैं। वेंटिलेटर पे कोई एक भी पेशेंट नहीं है इस वक्त। लेकिन ये है कि एक ख़तरनाक जो इंडिकेटर सामने आ रही है इस नए लहर के साथ, वो ये है कि अमवात की शरह जो है वो बढ़ रही है। अब पिछले महीने 5 कोविड के पेशेंट जो है वो एक्सपायर हुए थे, अल्लाह को प्यारे हुए थे और इस यानी पहले 10-12 दिनों में 3 अमवात वाक़ई हुए। तो इससे ये अखज़ किया जा सकता है कि जो कोविड की नई लहर है ये ज़्यादा लीथल साबित हो सकती है और इसमें जो शरह अमवात है
उसमें बढ़ने का बड़ा खदशा मौजूद है। हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल अवेलेबल हैं। क्वारंटाइन सेंटर हमने 8,000 अफराद के लिए 68 क्वारंटाइन सेंटर बलूचिस्तान गवर्नमेंट हमने इस्टेब्लिश कर लिए हैं। 96 आइसोलेशन फैसिलिटीज़ जिसमें 2148 लोग जो हैं ठीक है, कहने की सहूलियात मौजूद हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी हमारे साथ मौजूद थे और कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर ही बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप पंजाब डॉक्टर महमूद शौकत साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आती जा रही है, एडवाइजरी ग्रुप कहां पर देख रहा है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है कितनी खतरनाक साबित हो सकती है और क्या ट्रेंड है? देखिए, कोरोना के बारे में बहुत सी चीज़ें अब सेटल हो चुकी हैं। हमें कोई सोचने के बारे में ख्यालात बनाने की अब को ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना एक नई बीमारी थी। उस वक्त एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था, किसी को कुछ पता नहीं था ये किस सिमत जाएगी। लेकिन अब सारी दुनिया के तजर्बे के बाद तकरीबन तमाम ममालिक के जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको पता है कोरोना क्या है, इससे क्या होता है, ये फैलती कैसे है। सो बहुत सी चीज़ें अब एक हकीकत बन चुकी हैं और अब उसके बारे में बहुत सा नॉलेज भी आ चुका है। सो अब हमें कोई अंदाजे लगाने वाली सूरत हाल तो है नहीं। आपके सामने मिसाल है पुरानी एपिडेमिक्स की भी, इस एपिडेमिक की बहुत बड़ी मिसाल है सारी दुनिया में जैसे ये फैल रही है और सेकेंड वेव आ रही है। तो हम शुरू से ही इस बात का खदशा जाहिर कर रहे थे कि गो कि हमारी पहली लहर में बड़ी अल्लाह ताला की मेहरबानी रही, लेकिन बार बार ये खदशा जाहिर किया गया कि जो ही लोग तहफ़्फ़ुज़ात को पसे पुश डालेंगे तो यकीनन हमें भी दूसरी लहर का सामना करना, और वैसे ही सूरत हाल हुई। ये भी मालूम था कि इससे कौन सी आबादी ज़्यादा बुरी तरह अफेक्ट होती है, ये भी मालूम है कि इससे कितने लोग, कितने फ़ीसद लोग अस्पतालों का रुख करते हैं, कितने फ़ीसद को सांस की बीमारी होती है और क्या शरह अमवात होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो अब मोर और लेस सेटल्ड हैं। अब कोरोना एक अननोन बीमारी नहीं है और ये वेव भी चलेगी और ये कोरोना हमारे साथ रहेगी, वेव की फॉर्म में या एक जिसको एंडेमिक हम कहते हैं कि एक लोकल बीमारी की फॉर्म में। सो अब सारा मसला हमारा है कि हम इससे कैसे निपटते हैं। ठीक है, हमसे मुराद हुकूमत और अवाम। तो डॉक्टर साहब हम तो उससे जैसे निपट रहे हैं सामने हुकूमत तो बहुत सारे मेयर्स की बात कर रही है, शादी हॉल बंद करने की बात कर रही है, मुख्तलिफ SOPs पे अमल दरामद की बात कर रही है, मगर लोग तो उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा और क्या नरमी की जो पॉलिसी अपनाई जा रही है कि कारोबार चलते रहे, जिसकी बात की जाए वो कहता है मेरा कारोबार तबाह करने की बात हो रही है। हाँ, देखिए, मैंने उस दिन भी एपेक्स कमेटी की मीटिंग में यही कहा था कि देखिए ये बंद करना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर इतने बड़े दिमाग मुल्क के मिलकर कोई फैसला कर रहे हैं तो सिर्फ बंद करना तो कोई फैसला नहीं है ना, उसका ऑल्टरनेट भी देना। मसलन एक बड़ा आसान हल मैंने उस दिन बताया कि शादी हॉल आपने बंद कर दिए, ठीक है, इससे बीमारी के फैलने का खदशा है, लेकिन आप उसका एक बड़ा सिंपल हल दें। इन शादी हॉल्स को पब्लिक प्लेसेस अलॉट कर दें, जो ओपन स्पेसेस हैं जहाँ पे शादी हो सकती है, उनका कारोबार भी चलता रहे, शादियाँ होनी है वो होती रहेंगी। आप उनको बता दें कि अपने हॉल की बजाय ये सामने वाले लॉन में आपने करना है, केटर आप ही करें, उनके मसाइल भी हल हो जाएंगे, उनका कारोबार। अब हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोचने हैं। ये बीमारी हमारे साथ है, इसके मोहलिक असरात भी यहीं रहेंगे, इसका निज़ाम भी वही रहेगा जो सारी दुनिया में। अगर ये लाखों लोग इसका लुक़मा अजल बन रहे हैं तो पाकिस्तान कोई एक्सेप्शन नहीं होगी। इसलिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोचने हैं। हमारी इतनी रिजर्व नहीं है कि हम 2 साल के लिए मुल्क को बंद कर दें तो लोग भूख से मर जाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन ये कहना काफ़ी नहीं है, इसके हल सोचने। अब इकोनॉमिस्ट की बारी है कि वो बैठ के बताएं। हेल्थ वाले तो अपना काम कर रहे हैं। देखिए, लोग हमेशा ऐसे ही होता है, लोग कभी भी 10-10 महीने 2-2 साल ऐसी तदाबीर पर अमल नहीं करते, तंग आ जाते हैं, जिंदगी एक नॉर्मल गुजारने की आदत होती है। अब इकोनॉमिस्ट की बारी है कि वो बताएं इकोनॉमी कैसे चले। ठीक है, जैसे अभी हमने आज सुबह ही हम बात कर रहे थे और आपने भी देखा होगा, भुट्टो खानदान में शादी की बात हुई है तो उन्होंने कहा कि कोरोना का टेस्ट करवा के आएँ और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी आप सेल्फीज वगैरह ना बनाएं। तो अगर शादियां करनी है जिन लोगों ने तो वो नहीं इंश्योर कर सकते इन SOPs को, और क्या शादी हॉल्स वाले नहीं कह सकते कि आप ये टेस्ट करवा के हमें दिखाएं जितने लोग आ रहे हैं कि उनके कोरोना नेगेटिव है तो वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी अगर कारोबार चलाने तो उसके तरीके तो हो सकते हैं, और टेस्ट क्या सस्ते नहीं हो सकते ताकि आदमी अफोर्ड कर सके उसको।
हाँ, देखिए बात यह है कि जब आप टेस्ट सस्ते करेंगे तो हुकूमत के पास तो इतने वसाइल नहीं है कि 22 करोड़ लोगों के हफ्ते में 4 दफ़ा टेस्ट करें या 5 करोड़ लोगों के हफ्ते में 4 दफ़ा टेस्ट करें, क्योंकि एक शादी हॉल पे आप जाएंगे, अगली पे फिर जाएंगे। दूसरी बात, लोगों की ज़िंदगी में क्या होगा, तो इसका बड़ा आसान हल दूसरा भी है, वो ये है कि ये लीडर्स जो हैं ये आवाम को लीड करते हैं, ये मिसालें कायम करें, बजाय ये करने के कि लोग PCR करवा के आएँ, वो कहें जी हम सादगी से शादी कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती इस मुल्क में इतना बड़ा इशू क्या है, मौत के ख़तरे के बावजूद हम सादगी की तरफ नहीं जा सकते। तो ये तो नाकाबिले फ़हम बात है। अगर कोई कौम अकल से काम नहीं लेती तो वो तो कुरान ने और अल्लाह ने बहुत पहले फ़ैसला कर दिया है उनके अंजाम का। तो अब तो हमें लोगों को अकल सिखानी है, हमें लोगों को ये नहीं बताना कि आप PCR करवा लें, PCR इसका हल नहीं है। PCR भी 65% सेंसिटिव होता है, जिसके पास नेगेटिव। और फिर आप देखें इस मुल्क में जो हमारे यहाँ बदनवानी का जरिया है, जाली PCR रिपोर्टें बननी शुरू, वही मैरिज हॉल वाले आपको जाली PCR की रिपोर्टें देनी शुरू कर देंगे। तो अब आप हर आदमी पर एक पहरेदार तो नहीं बिठा सकते, बिल्कुल ठीक। इसलिए आपको प्रैक्टिकल आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस करने होंगे। जी ठीक है। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि हम पाकिस्तानियों ने ये तासुर लिया और शायद ये पहुंचा भी तासुर तमाम पाकिस्तानियों तक कि पाकिस्तानियों को इतना ज़्यादा कोरोना ने अफेक्ट किया ही नहीं है, और अभी भी हम यही सोच रहे हैं कि पाकिस्तानियों को तो शायद कुछ होगा ही नहीं, ये तो गोरे हैं जो ज़्यादा इससे अफेक्ट होते हैं, वो तो नज़ले ज़ुकाम से भी खौफज़दा हो जाते हैं। हम पे तो अल्लाह का कोई खुसूसी करम है, तो हम तो नहीं तो इस सोच को बेहतर करने के लिए क्या करना होगा? लेकिन आप अगर ये देखें तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं थी एक सोच, ये सोच अमेरिका में भी थी, ये सोच बरतानिया में भी थी, ईस्टर्न यूरोप में भी थी। वहाँ पर तो पढ़े लिखे लोग, मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड लोग इस किस्म की वीडियोस भेज रहे हैं कि जी ये तो कुछ भी नहीं है, नज़ला ज़ुकाम है, हुकूमत क्यों बंद कर रही है। और अमेरिका में इतने बड़े बड़े जलसे हुए, इतने बड़े बड़े जुलूस निकले कि हमारी ज़िंदगियों में क्यों रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, बिजनेस कम्युनिटी। तो ये ह्यूमन नेचर है। देखिए इस वक्त ह्यूमन नेचर से टकराने का टाइम नहीं है, ह्यूमन नेचर को मोल्ड करने का टाइम है, और इसकी मिसालें बड़े बड़े लीडर्स को देनी पड़ेंगी। ये बड़ी अच्छी बात थी अगर इस वक्त आसिफ जरदारी साहब अपनी बेटी की शादी में कहते कि कोरोना है हम नहीं कर रहे, हम घर से आराम से, उनकी ज़िंदगी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था और उनकी शान में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन इट वुड हैव बीन रिमेंबर्ड एज अ ग्रेट इनिशिएटिव। इसी तरह ये ऊपर से नीचे चलता है, ये नीचे से ऊपर नहीं चलता। हमारा सारा जोर उन गरीब लोगों पर है जो बेचारे मुआशी और मुआशरती तौर पर पहले ही दबे में हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी बेटी की शादी या सदर अपनी बेटी की शादी सादगी से कर देगा और कोई फंक्शन नहीं करेगा तो इट विल हैव अ बिग इम्पैक्ट। एक शादी घर को बंद मैं करूंगा तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। बिल्कुल सही। चलें, ये तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप साथ ने हमें अपडेट किया। ये तो शादी की बात है ना, हम तो जलसे तक जो हैं वो इस मामले में नहीं सेंसिटाइज होते कि वो जलसे भी तो हो ही सकते हैं कि बगैर, आजकल तो वर्चुअल हर चीज़ हो रही है, अगर वर्क फ्रॉम होम हो सकता है तो जलसे भी शायद इस तरह से हो ही सकते हैं, लेकिन हमें SOPs पे अमल दरामद करना है। अब प्रोग्राम में शोबे से जुड़ी एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर हिदायतकार और कई कामयाब फिल्मों के खालिक इकबाल काश्मीरी साहब गुज़श्ता रोज़ खालिक की हकीकी सजा मिल रही। बहुत बड़ा लॉस है। इकबाल काश्मीरी की बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। जिगर और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे और एक हफ्ते से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। गुज़श्ता रोज़ उनकी हालत तशवीशनाक हो गई और मरहूम ने सोगवारान में 4 बेटियाँ और 2 बेटे छोड़े हैं। बिल्कुल, ये 1942 में लाहौर में पैदा हुए लेजेंड हिदायतकार ने कई मकबूल फिल्मों की हिदायतकारी दी थी, जिनमें टैक्सी ड्राइवर, बाबुल, ज़िद्दी, ब्लैक वारंट समेत तादाद उर्दू और पंजाबी फिल्में इसमें शामिल। अभी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फरा स्टे विद अस। बैक। और अब हम किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो आपको बताते हैं टॉप स्टोरीज में। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत सीज़ फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, मज़ीद खामोशी पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में नहीं होगी। मुसलसल मार खाने के बाद पाकिस्तानी रुपए की ऊंची उड़ान जारी। ज़र मुबादला दोनों मार्केटों में डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कदर 7 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। सक्खर में वाक़े 19वीं सदी का शाहकार लैंसडाउन ब्रिज रेलवे इंतजामिया की नाअहली के बायस अपनी पहचान खोने लगा। पुल का मकसद उस जमाने में सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के दरमियान रेलवे को बहाल करना और सक्खर को रोहड़ी से मिलाना था।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच और माजी के अजीम फास्ट बॉलर वकार यूनिस आज अपनी 49वीं सालगिरह मना रहे हैं। 50 पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग करने वाले बुरेवाला एक्सप्रेस वकार यूनिस का कोई सानी नहीं। बिल्कुल जी, आपने टॉप स्टोरीज जानी हैं और अभी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर बेनकाब कर दिया और भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया के सामने रख दिए हैं। ये वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के पोल खोल दिए और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अफसरान के ऑडियो क्लिप सुनवाए गए हैं फराउस में, जिसमें वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तरगीब दे रहे हैं। एक वीडियो में दिखाया गया है कि जिसमें दहशतगर्द को डिवाइस के जरिए धमाका करने का तरीकाकार बताया जा रहा है और वो इल्जामात पाकिस्तान में लगाता है फैट ऑफ पिच। बिल्कुल सही। वजीर खारजा और DGISPR ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों में मुलविस रॉ और पाकिस्तान में इसके दहशतगर्द ग्रुपों की तफसीलात भी बताई। उधर LOC पर भी भारत की दहशतगर्दी जारी है और ISPR का बताना है कि गुज़श्ता हफ्ते भारतीय फौज को हुर्रियत पसंदों के साथ झड़प में जानी नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए भारतीय फौज ने 13 नवंबर को LOC के मुतादिद सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की। अफसोसनाक पहलू इसका यह है कि शहरी आबादी पर यह फायरिंग की गई, जिससे मासूम शहरी जो हैं उनका नुकसान हुआ। 5 शहरी और पाक फौज का 1 जवान शहीद हुआ। और ISPR का यह भी बताना है कि वादी नीलम, वादी लीपा, वादी जेहलम और वादी बाग में आबादी को निशाना बनाया गया और पाक फौज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया है। भारतीय फौज को भारी जानी और माली नुकसान हुआ है, जिसका भारतीय मीडिया भी एतराफ़ कर रहा है, भारतीय मीडिया वावेला भी कर रहा है इसके ऊपर। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं तज्जिया का रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत दिए गए हैं कितने अहम हैं ये जो सबूत हैं, और इनकी नौइयत के बारे में भी हमें बताइएगा कि ये कितना वैलिड होंगे इंटरनेशनली दुनिया को कायल करने के लिए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है और इंडिया की तरफ से दहशतगर्दी की पुष्टपनाही की जा रही है। देखें, जो प्रूफ है, जो डोजियर है, वो तो बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर के साथ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और हर एक एस्पेक्ट को कवर किया गया कि इंडियंस रॉ एजेंसी और इंडियन गवर्नमेंट और जो 4 का एक्सट्रीमिस्ट हिंदू इंतहा पसंदों का टोला है, वो हर चीज़ जो कर रहे हैं वो उसमें दिखाई गई है। वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई गई है, उसके बाद डेट वाइज दिखाई गई है, फंडिंग दिखाई गई है, हर चीज़ दिखा दी गई है। द इशू इज के आगे दुनिया को इस पर कितना असर होता है। वट एवर वी डू, द पॉइंट इज के कुछ मुल्क ऐसे हैं जो इंडिया को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं और उसको एज ए प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं। अगर आपने देखा हो तो अभी इंडिया में पॉम्पियो आए हुए थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे अमेरिका के, और उन्होंने 2+2 पे मुआहदा किया जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है और USA है। दे वांट टू एनसर्कल चाइना, और चाइना के साथ जो मुल्क भी चाइना को सपोर्ट करें वो एनसर्कल करें। सो पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ दैट इज द बेसिक इशू। ठीक। और उसके अंदर पाकिस्तान को फिर भी फॉरेन ऑफिस को चाहिए कि अभी आवर फॉरेन मिनिस्टर मस्ट गो आउट विद ऑल द डोजेस मैसेज को भेजने के बाद यूनाइटेड नेशन में आपके एम्बेसडर हैं, ठीक है, फिर आपके यूनाइटेड स्टेट्स आना चाहिए, यूरोपियन यूनियन है, इस्लामिक गवर्नमेंट जो हमारी है OIC है, सबसे पहले तो वहाँ जाना चाहिए ना। वहाँ जाके एटलीस्ट जो केस के क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हमारे साथ OIC खड़ी है नहीं खड़ी है, वरना हमें अपना कुछ सोचना चाहिए। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पाकिस्तान का नुक्ता नज़र नहीं सुना जाता। अदरवाइज इतने स्ट्रॉन्ग केसेस तो हमें FATF में जाना चाहिए। वाई इंडिया ने अगर हमें FATF में डाल दिया, नाउ इज द टाइम हम FATF में जाएं और इंडिया को ब्लैक करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, ये भी फरमाइएगा, अभी पिछले दिनों अजीत डोभाल की वो गुफ्तगू भी सामने आई थी जिसमें उन्होंने न्यू इंडिया एक डॉक्ट्राइन जो इसकी बात की थी कि हम डिफेंसिव नहीं अब ऑफेंसिव होंगे, हम जंग को या दहशतगर्दी को या इन हमलों को वहाँ ले जाएंगे जिस स्टेट से इनका ओरिजिन होता है। इस तरह की गुफ्तगू की थी उन्होंने, जिसे बड़ा ज़ेर बहस लाया गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि 13 नवंबर को LOC पे मुतादिद सेक्टर्स पे बिला इश्ताल फायरिंग और गोलाबारी है, मासूम शहरी आबादी को इनका निशाना बनाया गया। यहाँ पे कोई कन्वेंशन उन्हें याद नहीं आता, यहाँ पे कोई जेनेवा कन्वेंशन, कोई कन्वेंशन नहीं है कि शहरी आबादी को वो निशाना बना रहे हैं, और जो बहाना वो इसका दे रहे हैं वो कितना वैलिड है। देखें, बड़ा बात यह है कि माइट इज राइट। जब आपके पास सुपर पावर एक वक्त पे सपोर्ट कर रही हो और उनका डिज़ाइन ये हो कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी चाहिए, पाकिस्तान को अनस्टेबल करें, किसी हालत में भी वो नहीं चाहते कि हमारा CPEC मंसूबा जो है वो कामयाब हो। इशू ये है
देखें, आप एक इस्लामिक मुल्क हैं और आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। अगर आप इकनॉमिक तरक्की करेंगे तो फिर आप अपनी मुल्की मफादात में फैसले करेंगे। आप दुनिया में आंखों में आंखें डाल के फैसले कर सकते हैं। दे वांट कि हम IMF वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते रहें, उनसे लोन लेते रहें, उनकी मर्जी के फैसले करते रहें और हम CPEC ना बनाएं। ये बड़ा क्लियर डिज़ाइन है। हमने कितनी अच्छी तरीके से ये पॉलिसी को परसू करने के हमने ये बनाना है। हमने 2 इन्फेंट्री डिवीजन रेज किए हुए हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए। अभी आपको याद हो 7-8 नवंबर को 4 फौजी हमारे कश्मीरी नौजवानों ने मारे थे इंडियंस के। ये उसका रद्द अमल है। उसके बाद वो जाहिर है कि जो उनको लद्दाख में मार पड़ी है, इकोनॉमिक क्राइसिस उनके में है, फिर उसके बाद कोविड-19 की प्रॉब्लम्स हैं, माइनॉरिटीज प्रॉब्लम है, कश्मीरी नौजवान भारतीय फौजी मार रहे हैं। ये वजूहात की वजह से अपने आवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो पाकिस्तान पर हमला करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल में फायर करते हैं। अभी कितने हमारे इन्होंने सिविलियन कश्मीरी शहीद किए। फिर हमने इनके 5 से 6 फौजी मारे हैं, उसके बाद इनके सारे बंकर तबाह कर दिए। हम तो डिस्क्रिमिनेट फायर नहीं करते हैं। ये वजह है जिसकी वजह से ये बिल्कुल ये अजीत डोभाल ऐसी बात करता है। इनको नहीं पता कि 27 फरवरी को हमने याद करा दिया। अनफ्रेंड फौज है, अनप्रोफेशनल फौज है, ये कुछ भी नहीं कर सके सिवाय नहाते औरतों बूढ़े बच्चों कश्मीरियों को शहीद करते हैं। इसलिए ये ऐसी गिरफ्तारियां करते हैं। बट हमारी आर्म फोर्सेस 24 आवर्स अलर्ट हैं, हमारी फौज बैटल हार्टेड है, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी इनसे बहुत बेहतर है और हर वक्त हम इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, लेकिन अभी ब्रिगेडियर साहब आपके इल्म में एक डेटा की जो एक उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है कि पूरा सर्वेलेंस का डेटा जो है सैटेलाइट का वो शेयर किया जाएगा, वो भी तो एक बड़ा खौफनाक किस्म का है एग्रीमेंट जो कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान हुआ है। तो इस तरह के मुसलसल मुआहदे जिनके साथ इंडिया अपनी दिफाई सलाहियत या अपनी जंगी काबिलियत जो है उसे बढ़ा रहा है, पाकिस्तान को इसके बारे में क्या करने की ज़रूरत है? देखें, पाकिस्तान वो तो बढ़ा रहा है और अमेरिका टोटली स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना हुआ है इंडिया के साथ और उनके साउथ चाइना सी में भी इंटरेस्ट हैं। फिर जाहिर है कश्मीर और उसके बाद दे वांट कि कश्मीर को डिस्प्यूट और ज़्यादा करें ताकि CPEC ना बने और CPEC को बनाना नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान ने देखें सबको इन्फॉर्म कर दिया है। द ओनली थिंग इज कि जब तक हम दुनिया को ये नहीं बताएंगे कि हम बहुत सीरियस हैं कश्मीर के ऊपर, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़। हम इंडिया से अपनी जब तक कमर्शियल फ्लाइट बंद नहीं करेंगे, इंडिया से हमें सफारती हमला बहुत कम कर देना चाहिए, हमें तजारत बंद करनी चाहिए, हमें अपने ट्रुप्स को वेस्टर्न बॉर्डर से उठा के ईस्टर्न बॉर्डर पे थोड़े से लाने चाहिए। बताएं अमेरिकन को भी हमें थ्रेट है इंडिया की तरफ से। जब दुनिया ये देखेगी कि 2 न्यूक्लियर पावर्स आमने सामने खड़े हैं, आईबॉल टू आईबॉल खड़े हैं और लड़ाई किसी वक्त भी छिड़ सकती है, देन पीपल विल रश टुवर्ड्स दिस रीजन। अभी वो पता है कि पाकिस्तान वो रेटोरिक्स कर लेते हैं, हम अखबारों में स्टेटमेंट दे देते हैं, हम TV प्रोग्राम कर देते हैं। इट डजंट मैटर, यू हैव टू शो दैट वी आर वेरी सीरियस एंड क्योंकि अगर उनको ये पता चले कि दोनों मुल्क आमने सामने आ गए हैं और लड़ाई के डायनामिक्स को नहीं पता होता है, उससे आग की लपेट में नॉट ओनली ये रीजन आएगा, पूरी दुनिया आ जाएगी। फिर दुनिया की ये लोग यूनाइटेड नेशन और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और हमारे OIC ब्लॉक ये आएंगे क्योंकि इनके इंडिया में बहुत इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल हमारा सब कुछ बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए। और जैसे हम बात कर रहे थे ना हमसे, अभी ये जो सैटेलाइट का डेटा है ना, ये शेयरिंग एक बड़ा खौफनाक किस्म का एग्रीमेंट है कि हसास मकामात जो हैं उनका भी सर्वेलेंस और उनका भी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो इंडिया के पास। और भारत की जो लॉबिंग है वो सबसे ज़्यादा खौफनाक है। फिर हम बात को करते रहे, अब देखना होगा कि कमाला हैरिस आके इस हवाले से जो है ना क्या करेंगी कि जो एक खदशात जाहिर भी किए जा रहे हैं कि वो क्योंकि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखती हैं, इंडियन हैं, तो फिर देखना उसका भी होगा कि अब जो सियासत होगी, पाकिस्तान जो बाइडन को हमने भी दिया हुआ है तो वो भी देखना है हमें कि उसका भी क्या असर होता है। गुड न्यूज़ अब शेयर करते हैं आपके साथ। तो हिम्मतें मर्दा मदद खुदा, लेकिन हिम्मतें ख़वातीन भी बाज़ुकात जो है मदद खुदा उसमें भी शामिल होती है। कराची के इलाके लियारी में बाहिम्मत बेटी एक बच्ची दुआ अपने वालिद का सहारा बन गई।
13 साल ये बच्ची है पकवान सेंटर में काम करके इसने एक अनोखी मिसाल कायम कर दी। अपने वालिद के साथ खाना बनवाकर मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिल रिक्शे पर ये 13 साल जो बच्ची है ये पहुंचाती है। हमने देखा कितनी भारी देगी हैं, उसने उनको भी उठाया है हिम्मत के साथ। वो अपने वालिद का जैसे सहारा बनी है, उनका बाजू बनी है, जो लोग अपने बेटों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे इस बाहिम्मत बेटी। अस्सलाम वालेकुम दुआ, बहुत खुशी हुई आपको देखकर हमें ये सारे काम करते हुए। आपकी उम्र कितनी है ये बताइएगा, और आपकी उम्र के लिहाज से ये काम मुश्किल नहीं है जो आप कर रही हैं? कैसे ख्याल आया कि मैंने ये काम करना है वालिद के साथ? जी, ये मेरी उम्र 13 साल है और मैं देखती हूँ कि मेरे वालिद कितनी मेहनत से काम करते देखे कितनी भारी होती हैं। और मैं आई दुकान पे, मैंने अपने वालिद का हाथ बढ़ाया तो मैंने बोला मेरा भाई नहीं है तो मैं अब्बू के साथ काम करवाऊंगी। तो मैंने जैसे काम करवाया, यहाँ से गड़ाप तक देके छोड़ के आती हूँ मैं। पूरे मेरे अब्बू के दोस्त वगैरह सबको खुशी होती है। मेरे अब्बू को अभी अब्बू नहीं है, टेंशन नहीं है कि मेरे बेटे नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। दुआ, सुबह कितने बजे आप घर से निकलती हैं ये सारा काम करके, फिर घर कितने बजे पहुंचती हैं, कितना थक जाती हैं आप? जी, सुबह मैं 8 बजे अपने वालिद के साथ आके दुकान खुलवाती हूँ। कभी मंडी से सौदा लाना होता है वो लाती हूँ, और रात 10 बजे तक दुकान बंद करा के अपने वालिद के साथ घर पे जाती हूँ। अच्छा दुआ, कितने बहन भाई हैं आप? और भाई नहीं है आपका तो बहनों में कितना नंबर है आपका? जी, हम 2 बहन हैं, बड़ी बहन की शादी हो गई, बाकी मैं हूँ, भाई नहीं है मेरे। भाई नहीं है, अच्छा। तो पढ़ती भी हैं आप, और ये तो इतना मुशक्क़त वाला काम है। बेटियां अमूमन ये सोचती हैं मैं पढ़ लिख जाऊंगी, मैं कुछ बन जाऊंगी, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर कुछ बन जाऊंगी और उसके बाद मैं अपने वालिद का जो है हाथ बटाऊंगी। आपने तो अभी से जो है मुशक्क़त का काम करना शुरू कर दिया है। जी, ये हर किसी को खुशी होती है जो मुझे देखते हैं। मैं स्कूल जाती हूँ लेकिन और पूरे काम करवाती हूँ अपने वालिद के साथ। ये जैसे कोरोना वायरस की वो ये तो मैंने अपने पापा को बोला कि भाई सबके मास्क लगवाओ, सबको मैंने दुकान पे मास्क सबको लगवाया। अच्छा दुआ, आप कौन सी क्लास में हैं ये बताएं? SOPs पर भी आप अमल करवा रही हैं, साथ हमें ये भी बता दें अब्बा ने आपको कहा कि आप आएँ या आपका खुद दिल किया कि अब्बा का हाथ बटाऊँ? जी नहीं, मेरे वालिद ने नहीं बोला, मैं खुद आई। जब मैंने देखा मेरे वालिद थक जाते, इतना काम कैसे करते होंगे, वो देगे निकालना सुबह, फिर मैं खुद आई तो मैंने पूरी दुकान खुद अपने वालिद के साथ। कोई घर का सामान लाना होता है वो भी जिम्मेदारी सब मेरे पे, दुकान का सामान कुछ ख़त्म हो जाता है सब जिम्मेदारी मेरे पे, वालदा को बुखार हो जाता है उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना, सब जिम्मेदारी मेरे पे। वाजी वाह, ये तो बड़ी बाहिम्मत दुआ है। हम तो आप जैसी बेटियां अल्लाह ताला सबको दे माशाल्लाह से। अच्छा दुआ, कभी खुद भी थक जाती हैं, कभी अकेले में बैठ के परेशान होती हैं कि मेरे लिए इतनी मुश्किल, बाकी लड़कियां सजती हैं, संवरती हैं, अम्मा हमने तो ये वाले कपड़े लेने हैं, वो वाला ब्रांड लेना है, हमने तो ये पहनना है, ये खाना है, ये नहीं खाना, और ये दुआ जो है ये तो खुद सारी फैमिली को लुक आफ्टर कर रही है। जी नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा कब बैठ के कि क्या मैं इतना काम करती हूँ। इसमें सब मेहनत में अजमत है और सब मुझे देखते हैं, खुश होते हैं। मैं यहाँ से गडाप तक खाना छोड़ के आती हूँ और सदर ये सब मैं इलाका मैंने देखा हुआ है, पूरा कराची देखा हुआ है। वेरी गुड। दुआ, आप खुद कुछ पका लेती हैं या अब्बा ही पकाते हैं? आप उनको हेल्प करती हैं या खुद भी आप कुछ पकाती हैं अब्बा के साथ? जी मैं कुछ थोड़ा बहुत पका लेती हूँ क्योंकि गैस है ना हमारे पास, उसकी उस हीट की वजह से मेरे पापा मुझे खड़े होने नहीं देते, वो सिखाते हैं मुझे, कटिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा जैसे आप में हमारे पास बहुत ऑर्डर होते हैं। जी बोले जी। अच्छा अभी जैसे तो आप बता रही थी कि पूरे कराची में आप जाती हो और इधर उधर घूमती फिरती हो, माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं आप। आपकी उम्र में बच्चियां जो हैं वो तो बात नहीं कर सकती, शर्माती हैं, डरती हैं, झिझकती हैं, और आप लोगों से डील करती हो। कभी कोई परेशानी पेश आई, किसी ने कुछ परेशान किया हो, बात ना मानी हो, बच्ची समझ के आपके साथ ऐसे ही कोशिश की हो कि फ़ायदा उठाएं, आपको पैसे ना पूरे दें? नहीं, ये कभी किसी ने नहीं किया। जो आते हैं पार्टी उनको सलाम करते हैं, हम सलाम करके उनसे कोल्ड ड्रिंक का, चाय का पूछते हैं, बिठाते हैं, फिर वो खुश होते हैं, ऑर्डर बुक करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है। दुआ, बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत बाहिम्मत हैं।
आपके लिए दुआगो हैं कि आप बहुत कामयाबियां हासिल करें और आप हम सब के लिए मोटिवेशन है। हमने क्या आपको मोटिवेशन देनी है, आप पाकिस्तान के हर बच्चे के लिए मोटिवेशन है। और फराह, ये बहुत ही मशक्कत वाला काम है। कहा जाता है लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़के भी सुबह 8 से रात 10 तक ये काम नहीं कर सकते जो दुआ कर रही है। फिजिकल लेबर कर रही है दुआ, और उसके साथ साथ हमजा हम सब लोग अपने वालिदैन के लिए जो है ना, बाज़-औक़ात उनके जाने के बाद हमें एहसास होता है कि हमने उनके लिए ये, काश हम ये कर लेते, काश हम वो कर लेते। दुआ उन खुश नसीब बच्चों में से है जिसने वक्त पे उसको रियलाइज़ किया है और वो उसमें एफर्ट्स करी। कितनी दुआएं अपने वालिदैन की इसके हिस्से में आती होंगी। अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे, और कितनी दुआओं से ये दुआ उनको मिली है। और लोग दुआएं करेंगे कि ऐसी दुआ उनको भी मिले जो माँ बाप का इतना हाथ बटा सके। आमीन। हर बच्चे को अल्लाह ताला जो है वो फरमा बरदार और इतना ही अच्छा अपने वालिदैन का ख्याल और एहसास करने वाला बनाए, और अल्लाह ताला इस बच्ची के लिए भी बहुत सी आसानियाँ पैदा करे। चलो जी, एक और गुड न्यूज़ शेयर करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसलिए कि जो पाकिस्तानी रुपी गिरता चला जा रहा था, अब आपको पता है कि ये पूरे साउथ एशिया में ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है, ये तीसरी बड़ी करेंसी है जो कि बेहतरी की तरफ जा रही है, जो बेहतर परफॉर्म कर रही है। सो रुपए की ऊंची उड़ान जारी है। डॉलर की बेकदरी का सिलसिला गुजरे कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी बरकरार रहा है। और नवंबर के अगर 10 कारोबारी दिनों की बात कर ली जाए तो डॉलर की कदर 2 रुपए और 9 पैसे कम हो चुकी है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कदर मजीद 17 पैसे कम हुई है। इट्स अ गुड न्यूज़, इसलिए कि हमें पाकिस्तानी रुपीस की जब हमें मिलती है ना स्ट्रेंथ, तो उससे कारोबार भी बेहतर होता है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज में की कमी शामिल कर लेने के बाद डॉलर की कदर जो है इंटरबैंक तबादला मार्केट में 93 पैसे कम हुई है। और आप ये देखें फराह, हम यही देख रहे थे कि रुपया नीचे जाता जा रहा है, डॉलर ऊपर जाता जा रहा है, लेकिन अब ये जो रिवर्स है ना, ये हम लोगों के लिए एक अचंबा ही था कि ऐसा भी कभी होगा। तो ये हो रहा है और बड़ी स्पीड से हो रहा है। कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कदर 158 रुपए 16 पैसे थी और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 10 पैसे कमी से 158 रुपए 10 पैसे थी। और मुल्क में जो फरा के लिए ये खबर है फरा, अच्छा, ये जो सोने की कीमत है ना वो फिर से बढ़ती चली जा रही है तमाम खवातीन के लिए। फरा के लिए नहीं है, मर्दों के लिए। सोना लेके तो मर्दों ने देना होता है ना, खवातीन ने खुद थोड़ी लेना होता है। सो ये एक्चुअली तो ये खबर जो है वो आपके लिए, मर्दों ने कहना अभी तो महंगा हो रहा है ना, जब सस्ता होगा तब लेके देंगे, तो आपने लेके देना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सोने की फी तोला कीमत जो है 450 रुपए इजाफे के बाद अब 1,12,650 रुपए हो गई है हमजा। इसलिए भाभी को जो सोना लेके देना ले दें, वो मुसलसल महंगा होता चला जा रहा है। मैं इंतजार करूंगा कि सोना नीचे आए। और फरा, शादियों का सीजन है, लोग सोना बना रहे हैं, लोग खास से परेशान हैं। हमें इस ट्रेंड को भी खत्म करना चाहिए। अभी हमने दुआ को देखा है कि माँ बाप बेटियों को बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ पालते हैं। ये सोना देना लेना जो है ये अब खत्म होना चाहिए। अगर बेटे को सोना देना जरूरी नहीं है तो बेटी को देना क्यों जरूरी है? बिल्कुल ऐसी है। मौशी तज्जियाकार खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खुरम शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। इस माह के आगाज से ही डॉलर की तनाजुली का जो सिलसिला है वो जारी है। रुपया तगड़ा होने की आप बुनियादी वजूहात क्या समझते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। देखें, इसमें 2-3 वजूहात हैं। एक तो आप अभी सोने की बात कर रहे थे, मैं उस पर ये कहूँगा कि लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे कि एक सिंपल फार्मूला है कि अगर वैक्सीन बन जाती है कोविड की तो सोना नीचे आ जाएगा, और अगर वैक्सीन नहीं बनती और लेट होती है, डिले होता है और सेकेंड वेव आती है तो सोना ऊपर जाएगा। ये सिंपल एक फॉर्मूला है। इस पे अगर देख के लेडीज हमारी जो है वो बाय या सेल करें इस गोल्ड को, तो मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ी आसानी होगी। और दूसरी बात ये कि जो आप करेंसी की बात कर रहे हैं, इसमें एक तो देखें यहाँ ट्रैवल बहुत कम हो रहा है पाकिस्तान से टुवर्ड्स डिफरेंट कंट्री, चाहे वो जो है वो घूमने फिरने के लिए हो, चाहे वो काम के लिए हो। ज़्यादातर वर्चुअल जो है मीटिंग्स हो रही हैं, तो एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से काफी ज्यादा डॉलर जो है मार्केट में रह रहा है, निकल नहीं रहा। क्योंकि पहले भी ये हुआ था कि हज जो है उस तरह से आपको पता है इस साल नहीं हो सका, उम्रा भी जो है उस तरह से जो है वो नहीं हो सका। हर साल उम्रे में मैं आपको बताऊं तकरीबन 21 लाख लोग पाकिस्तानी जो है वो जाते हैं। हज पे भी तकरीबन 1.5-2 लाख 2.5 लाख 3 लाख लोग जाते रहते हैं। तो ये सारा जो फ्लो है एक तो मार्केट में रुक रहा है, आउटफ्लो नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि रेमिटेंसेस आपको पता होगा हमारे जो एक्सपर्ट्स बहन भाई हैं जो बाहर जो है काम करते हैं और हमारे लिए वो दर मुबाता कमा के भेजते हैं, उससे जो है तेजी आई है, उसमें ज्यादा फ्लो आया है। उसकी एक बड़ी वजह ये कि हवाला हुंडी का आपने सुना होगा, जो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू नहीं होता बल्कि नॉन बैंकिंग चैनल्स के थ्रू जो है वो पैसा आ जा रहा होता है, उसमें काफी कमी आई है। क्योंकि एक तो फ्लाइट्स बहुत कम आ जा रही हैं, नंबर 1। दूसरा, बॉर्डर्स इतने ज्यादा ओपन नहीं है।
इसकी वजह से आपके पास रेमिटेंसेस का फ्लो काफी ज्यादा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारा जो हमारा लेन देन होता है दुनिया के साथ, वो हमारा एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के थ्रू होता है। और उसमें जो है मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आपकी एक्सपोर्ट जो है वो 50 रुपए की हुई है और इम्पोर्ट यानी कि बाहर से जो आपने मंगवाया है वो 100 रुपए का मंगवाया है, यानी कि आपने 50 रुपए ज्यादा बाहर भेजे। इसके मुकाबले में जो रेमिटेंसेस हैं वो 100 रुपए आई है, यानी कि उन्होंने ज्यादा से इसको जो है वो ये कह लें कि ऑफसेट किया है। तो इसलिए हमारे यहाँ फ्लो आज ज्यादा रहा है डॉलर का, कम जो है ज्यादा निकल कम रहा है। और एक और वजह ये है कि जो हमारे यहाँ लोन की पेमेंट्स हैं, यानी कि जो हम कर्जों की अदायगियाँ करते हैं एक्सटर्नल लोन की, उसमें जो है 6 महीने का हमें टाइम मिल गया है। तो इसकी वजह से ये सारी रीजन है जिससे डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है और रुपये जो है इम्प्रूव हो रहा है। आप ये भी बताइएगा खुरम साहब, ये भी हमें पता चला है और होता ही है कि जब रुपए की कीमत और कदर मुस्तहकम होती है तो गैर मुल्की कर्जों में भी कमी आती है, उसकी भी वैल्यू घटती है। एक तो ये कितना इम्पोर्टेंट है और दूसरा ये कितना ये ट्रेंड जो है कितना स्टेबल है, मुस्तहकम है। क्या वाकई ये रुपए की कदर जो है मुस्तहकम रहेगी आइंदा आने वाले दिनों में भी, या ये कोई टेम्परेरी फेज है जो कि अभी हम देख रहे हैं? परम बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए दो फायदे होते हैं जब भी हमारा रुपये जो है बेहतर होता है डॉलर के मुकाबले में। तो एक तो हमारी कर्जों की अदायगियाँ जो डॉलर में होती है वो कम हो जाती है, यानी कि हमारे लिए आसानी पैदा होती है। एक तो ये फर्क पड़ता है। और दूसरी बात ये है महंगाई में कमी आती है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है एक आम आदमी के लिए कि जब भी डॉलर जो है सस्ता होता है और रुपये महंगा या बेहतर होता है, तो क्योंकि हम बाहर से अशियाँ खुदनोश भी मंगवाते हैं और भी चीज़ें मंगवाते हैं, ऑयल भी मंगवाते हैं बाहर से, हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, इन सब में कमी आती है और इन सब में ये कह लें कि ये सस्ती पड़ जाती है। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ जो इम्पोर्टेड महंगाई है ना, जो बाहर से महंगाई हमें मिलती है, वो कम हो जाती है। दो बड़े फैक्टर्स। अब दूसरा जो आपका एंगल है सवाल का कि क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं, क्या ये आगे जाते हुए रुपये ऐसे ही रहेगा या बेहतर होगा। देखिए शॉर्ट टर्म में अभी फॉर टाइम बीइंग लग ये रहा है, जैसे इनफ्लो आ रहा है डॉलर का, ये डॉलर बाहर कम जा रहा है तो रुपये अपनी कुव्वत बरकरार रखेगा। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमें रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, बहुत ठीक है, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। खुरम शहजाद साहब बहुत ही आपका हमारे साथ मौजूद थे। सब टाइम फॉर ब्रेक, स्टे विद अस। खुशामदीद, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान देख रहे हैं और हम आपको बताएं कि वफाक और सिंध के दरमियान इल्जामात की जंग जारी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने महंगाई के मसले पर वफाक को आड़े हाथों लिया तो वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल मैदान में आ गए। उन्होंने मुर्तज़ा वहाब के बयान पर रद्द अमल दिया है और कहा है कि पीपल्स पार्टी के वज़रा गंदुम बहरान पर वफाकी हुकूमत पर मुसलसल तनकीद करते रहते हैं जबकि सिंध में हाल ये है कि नाकिस इंतजामात के बायस चूहे गोदामों से 43 करोड़ की गंदुम खा गए। कितने की? 43 करोड़ ये फिगर दिया है शहबाज गिल ने। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सिंध ने गंदुम चोरी स्कैंडल में 10 अरब रुपए की प्ली बारगेन की। शहबाज गिल का कहना था कि सिंध हुकूमत अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दे, ना कि वफाकी हुकूमत पर बिला जवाब तनकीद करे। और ये भी हम वाज़ेह कर देते हैं कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा था कि पीटीआई की जो वफाकी हुकूमत है सिर्फ ट्विटर पर मौजूद है, अमली मैदान से गायब है। मुल्क भर में बदतरीन महंगाई का सैलाब हुकूमत को बहा कर ले जाएगा, जिस पर शहबाज गिल साहब ने ये बयान दिया है। तर्जुमान जो हैं सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म के मुआविन शहबाज गिल ने तो दावा कर दिया है कि सिंध के गोदामों में पड़ी हुई 43 करोड़ रुपए की गंदम चूहे खा गए हैं। ये क्या माजरा, ये बता दें। इस इल्ज़ाम पर आपको जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि शहबाज गिल साहब की जिम्मेदारी सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट करना है और जो मामलात हैं उनको ख़राब करना है। उनको शायद हक़ाइक़ का पता नहीं होता। मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा गंदम का बहरान है, अगर आप हक़ाइक़ पर रोशनी डालें तो सिर्फ और सिर्फ जो नाअहली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, उसको शो करता है। चाहे गंदम का प्रोडक्शन टारगेट हो, चाहे वो प्रोक्योरमेंट टारगेट हो, जहाँ जहाँ पीटीआई की हुकूमत है वो बुरी तरीके से फेल हुई है उस टारगेट को मीट करने में। जो लोग सुबह सिंध के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ हक़ाइक़ पर मबनी
कि सूबाई सिंध ने ना सिर्फ अपना प्रोडक्शन टारगेट मीट किया बल्कि जो प्रोक्योरमेंट टारगेट था उसको भी मीट किया गया। तो अब लोग अपनी नाअहली से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अपनी इनकॉम्पिटेंस, अपनी जो नाअहली है उससे अटेंशन को हटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिससे मैं समझता हूँ आवाम के मसाइल कम नहीं होते, मसाइल में इजाफा होता है। शहबाज गिल साहब को थोड़ा सा अपनी हुकूमत की, अपनी सियासी जमात की परफॉर्मेंस को देखने की ज़रूरत है, और अगर ईमानदारी से वो प्रोसेस करेंगे तो वो भी इस बात का एतराफ़ करेंगे कि पीटीआई की गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड पॉलिसीज थी उसमें बड़ा फुकदान था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर चीनी का बहरान आया, गंदम का बहरान आया, और जिस तरह सिचुएशन जारी है बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कपास के ऊपर बहुत बड़ी परेशानी पाकिस्तान को फेस करना पड़ेगी। ठीक है, ये भी फरमाइएगा कि शहबाज गिल ने तो ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि सिंध ने गंदम चोरी स्कैंडल में 10 अरब रुपए की प्ली बारियन की। इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है? देखिए, जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है उसमें बजाय इसके कि हम पॉलिसीज पर फोकस करें, सिचुएशन को बेहतर करने पर फोकस करें, तहरीक इंसाफ का बेसिक अलमिया ये है कि पाकिस्तान तहरीक इल्ज़ाम बन गई है। इनको सिर्फ इल्ज़ाम लगाना आता है, काम करने की इनकी सलाहियत नहीं है। मैं समझता हूँ इल्ज़ामात से बाहर निकले, इनका काम इल्ज़ाम लगाना नहीं है, इनका काम है कि पाकिस्तान की आवाम को जो मसाइल दरपेश हैं उनका कोई हल तलाश किया जा सके। अगर इनकी नाअहली की वजह से पाकिस्तान एक शुगर एक्सपोर्टिंग मुल्क से बीट एक्सपोर्टिंग मुल्क से इंपोर्ट की सिचुएशन पर आ गया है, तो ये शो करता है कि जिम्मेदारी पिछले 2.25 साल की नाअहली की इनकी हुकूमत के ऊपर। जी ठीक है, मुर्तज़ा वहाब साहब, इन तमाम इल्ज़ामात को रद्द करते हुए ये बता दीजिए क्या इस वक्त सूबे में गंदम की कोई कमी है और आवाम को क्या मुनासिब कीमतों पर आटा मिल रहा है? ये जो गंदम का बहरान है, आटे का बहरान है, वो मुल्क भर में है, और प्रॉब्लम ये हुई कि गंदम को स्मगल किया गया, गंदम का एक मसनूई बहरान क्रिएट किया गया, जिसकी वजह से सिंध की गंदम भी सिंध से बाहर निकली। बिकॉज पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में गंदम के रेट सिंध के मुकाबले में ज़्यादा थे, जिसकी वजह से हमें भी गंदम की शॉर्टेज का सामना हुआ। हुकूमत कोशिश कर रही है कि इस मामले को कंट्रोल कर सके ताकि मामला हल हो पाए, लेकिन ये मामला इल्ज़ाम तराशी से हल नहीं होंगे। इस मामले को हल करने के लिए वफाकी हुकूमत को ज़रूर ये सोचना पड़ेगा कि उसकी जो ज़रूरी पॉलिसी थी उसके अंदर क्या क्या ऐसे नुक्स थे जिसकी वजह से आपका किसान जो है वो इतना मुतमईन नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से तमाम आपको एक क्राइसिस हो रही है। और इसीलिए सिंध हुकूमत ने आगे का सोचते हुए, मुस्तक़बिल की सिचुएशन को असेस करते हुए गंदम की मिनिमम सपोर्ट प्राइस का 2000 रुपए का ऐलान इसलिए किया था ताकि आपका जो किसान है, जो आपका फार्मर है, वो उसको इत्मीनान हो कि मैं जो चीज़ काश्त कर रहा हूँ उसके सही नर्ख मुझे मार्केट में मिलेंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ चूँकि वफाकी हुकूमत या पीटीआई का एक ही अलमिया है कि जो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत करे उसका उलट काम करना है। वो ये नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो आवाम की फलाह बहबूद का सोच रही है, आपके किसान की फलाह बहबूद का सोच रही है, जिसके बड़े दूररस नताइज आएंगे। क्योंकि हम समझते हैं कि अगर आपके किसान का पेट भरा हुआ होगा तो वो आपकी पैदावार को इतना बढ़ाएगा कि सारी कौम को वो खिला सके। और ये समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें हम मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे थे और ज़रिए मुबादला कमा रहे थे, पीटीआई की गलत पॉलिसी की वजह से उनकी शॉर्टेज हुई और अब पाकिस्तान उन अशिया को इंपोर्ट कर रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला पे कितने नुकसान हैं। बिल्कुल ठीक है मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया। आप सब सवेरे पाकिस्तान से बात करते। फ़रा मामला वही है कि वफाक सिंध हुकूमत को और सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत को जो है निशाना बनाती है कि हर जो यहाँ पर बहरान आ रहा है उसका जिम्मेदार ये लोग। जब हम छोटे होते थे ना तो हमारे अब्बू एक कहानी में सुनाया करते थे, मुझे बाकी तो भूल गई, लेकिन उसमें एक था लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। सो ये सूरत हाल इस वक्त दिखाई देती है सियासी पार्टियों में। यकीनी तौर पर मफाद आमा जो है अवाम का, वो पेश नज़र रहना चाहिए, जो कि हमें कम कम दिखाई देता है। ये इसी से जुड़ी हुई है अगली भी हमारी स्टोरी, जिसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं कि सूबा सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर को जुड़वा शहर रोहड़ी से मिलाने वाला लैंसडाउन ब्रिज 19वीं सदी का शाहकार है
और ये ब्रिज जो है तामीर कराने का मकसद सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान रेलवे को बहाल करना और सखर को रोहड़ी से मिलाना था। लेकिन रेलवे इंतज़ामिया की नाअहली के बायस ये जो तारीखी वर्सा है ये अपनी पहचान खो रहा है। ब्रिज की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है और इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं सखर में लैंसडाउन ब्रिज पर मौजूद नुमाइंदे सज्जाद पाशा। सज्जाद, ना सिर्फ ये ब्रिज कदीमी है बल्कि एक असासा है और सखर की पहचान भी है, तो आखिर इसकी देखभाल क्यों नहीं की जा रही है? जी हमज़ा, फराज, सबसे पहले तो आपको और हमारे तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सुबह बखैर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सखर के लैंसडाउन ब्रिज पर। ये ब्रिज जो है वो जुड़वा शहर सखर को रोहड़ी से मिलाता है। 1889 के ब्रिटिश दौर में इस ब्रिज को तामीर किया गया था। सालों से ब्रिज की मुरम्मत और रंगो रोगन का काम नहीं किया गया है, जिसके बाइस अब ये ब्रिज जो है वो अपनी असल पहचान खो रहा है। ब्रिज का जो लोहा है वो गलना शुरू हो गया है, उस पर जंग लगना शुरू हो गया है, जबकि इसके साथ साथ ब्रिज पर जो लाइटें लगाई गई थी वो भी कई सालों से ख़राब हैं। हमने अपनी ड्यूरेशन पीरियड में हमने इसके रेलवे को काफ़ी बार लिखा भी था कि अगर आप नहीं करवा सकते तो इसकी हमें परमिशन दी जाए या हम इसके कलर करवाएं या इसकी लाइटिंग करवाएं। तो वो बार बार यही जवाब आता था कि हमारी प्रोसेस में है, कुछ ही अरसे में इसके टेंडर्स हो जाएंगे रिपेयर मेंटेनेंस के। इन्होंने 2008 में भी शायद टेंडर करवाया था अपना कलर्स का, वो कलर भी कंप्लीट नहीं हुआ। उसकी मैं नहीं समझता कि आज तक किसी ने इंक्वायरी नहीं की। बिल्कुल, आपने साबिक डिप्टी मेयर सखर की गुफ्तगू सुनी। रेलवे इंतज़ामिया को चाहिए कि वो फौरी तौर पर ना सिर्फ ब्रिज का तमाम मुरम्मती काम करवाएं बल्कि इसका रंगो रोगन का भी काम करवाएं, ताकि ये जो है जो पहचान है दुनिया भर में लैंसडाउन ब्रिज, ये जो है वो अपनी असल जो शक्ल है वो बरकरार रख सके। सज्जाद पाशा, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें इतने कदीमी, इतने तारीखी जो है इस ब्रिज के हवाले से जो वर्सा है हमारा उसे आगाह कर रहे थे। 19वीं सदी में इतना खूबसूरत ब्रिज बनाया गया और अब ये खस्ताहाली का शिकार। काश इस पे भी नोटिस लिया जाए और वजारत रेलवे की तरफ से हमें ये भी पैगाम सुनने को मिले कि इसकी भी हिफाजत के लिए कुछ किया जा रहा है। मेरा दिल हौल रहा था देख के कि अगर इतनी नागुफ्ता बेहालत है तो वहाँ पे कितनी ट्रैफिक है जो कि चल रही है, और इस तरह की कोई भी जो इमारत है या कोई भी पुल है वो कितना मखदूश हालत में होने की वजह से खतरनाक साबित हो सकता है। सो इंसानी जिंदगियां बड़ी कीमती हैं, इससे पहले कि कोई हादसा पेश आए और फिर नोटिस लें। तो अभी जबकि रिपोर्ट कर रहा है 92 न्यूज़, तो इस मामले के ऊपर अगर तवज्जो दे दी जाए तो ये अवाम के मफाद में होगा। एक और खबर जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच और माजी के अजीम फास्ट बॉलर वकार यूनुस आज अपनी 49वीं सालगिरह मना रहे हैं। अच्छा, पुरानी गेंद से जो रिवर्स स्विंग करने में खासा था वो वकार यूनुस का ही था और इनको बुरे वाला एक्सप्रेस कहा जाता था। फिर ये इधर से ही आगे चला ना, फिर रावलपिंडी एक्सप्रेस भी कहा गया। क्या वक्त था वकार यूनुस का, कोई सानी नहीं था। अपने करियर में उन्होंने 373 टेस्ट विकेट्स जबकि एक रोज़ा मैचेस में 416 विकेटें उन्होंने हासिल की। वसीम अकरम के साथ उनकी जोड़ी जो है वो बड़ी कामयाब रही, बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब थी। बहुत सारी इन्होंने ऐसी अचीवमेंट्स की जो बड़ी कामयाब और बड़ी ज़बरदस्त करार। अच्छा, 2 Ws कहा जाता था वसीम और वकार को ना, इस नाम से ये जोड़ी जो है बहुत मशहूर थी और बड़े बड़े बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिया करते थे। और वकार यूनुस ने अप्रैल 2004 में तमाम तर्ज की क्रिकेट से रिटायरमेंट ली। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद वकार यूनुस ने कौमी टीम की कोचिंग की, हेड कोच रहे और अब वो बॉलिंग कोच। आज हम उन्हें कहेंगे हैप्पी बर्थडे आपको वकार यूनुस साहब, इसलिए कि ज़िंदगी की बहुत सारी बहारें देखना आपको नसीब हो। यू आर प्राइड ऑफ पाकिस्तान एंड वी अडोर यू, वी लव यू वेरी मच। बिल्कुल ऐसे ही है और आगे बढ़ेंगे। फरा, आखिर में एक और ख़बर है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि उनके लिए हम दुआ कर सकें। बॉक्सर आमिर खान की कार को बरतानिया में मोटरवे पर हादसा पेश आया है और आमिर खान फैमिली के हमरा सफ़र कर रहे थे। इसमें अच्छी बात यह है कि वो महफूज रहे हैं और उन्होंने इस हिफाजत को अपने वालिदैन और अपने चाहने वालों की दुआओं के सम्राट करार दिए हैं। और मौसम की ख़राबी की वजह से कहा जा रहा था कि जी साइड बैरियर से कार टकरा गई थी। आमिर ने फिर कहा कि वो और फैमिली जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व आफियत हैं, उन्होंने कहा और उनके लिए दुआएं कीजिए। और इस तरह के जो हादसा होते हैं जब आपकी फैमिली साथ होती है वो बड़े खौफनाक भी हो सकते हैं। और आमिर का जब सामने आया हम लोग डर जाते हैं कि जब इस तरह के कोई। कल मैं आ रही थी और मोटरवे पे मैंने देखा कि एक गाड़ी को इसी तरह से आग लग गई हुई थी और मोटरवे पुलिस ने उसको फिर फौरी तौर पे ज़ाहिर है कवर किया, लेकिन तेज़ रफ्तारी
और बाज़ औक़ात ये मौसमी हालात बहुत केयरफुल और एहतियात की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे अब जबकि हम पंजाब में और पाकिस्तान में धुंध और स्मॉग बढ़ेगी इन दिनों में, तो सफ़र करते हुए एहतियात करना बहुत लाजिम और ज़रूरी है। और फोग लाइट्स जो हैं उनका इस्तेमाल फोग में लाजमी कीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता और हम जल्दी में, तो पाकिस्तानी कौम हर वक्त होती है, हमने जल्दी हर जगह पहुँचना होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ड्राइविंग जो है वो सेफ कीजिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। उसके अलावा भी ख्याल रखें, कोविड के लिए भी एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। हैव अ वंडरफुल डे, इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।